नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूपी बीजेपी की अहम बैठक जारी है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर यूपी बीजेपी की बैठक है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। आपको जानकारी देते चले, बीजेपी बैठक जो है उस पर चर्चा की गई है और इसके साथ ही जानकारी दे आपको बड़ी खबर सामने आई लखनऊ से। यूपी बीजेपी की बैठक हुई है और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक बताई जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक लखनऊ में हुई है और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में एमएलसी चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन विस्तार और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी की गई है। यूपी बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि ये बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। यूपी बीजेपी की बैठक हुई जिसमें कई चर्चाएं हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी बैठक आगामी कार्यक्रम और अभियानों को लेकर एक बड़ी बैठक 2 सत्रों में हम लोग कर रहे हैं। पहले क्षेत्र में आधे 3 क्षेत्रों की बैठक है, दूसरे सत्र में 3 क्षेत्रों की बैठक है। इस बैठक के माध्यम से जो कार्यक्रम और अभियान है उनकी हम समीक्षा करेंगे और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से हम कार्य योजना बनाकर अपने अभियानों को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे जैसे सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पार्टी एक बड़ा अभियान चला रही है। हम लोगों ने कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। यह पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट और डीडीयू विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है और शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को पुस्तकें वितरित की हैं। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्ची साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है, और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जिनके पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है। और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं, या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई
पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। लेखन अपने आप में एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक लेखन कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का ही लाभ समाज को मिलता है और समाज उससे प्रेरित होता है। हम जब पुरातन और आधुनिकता में समन्वय करेंगे तब विकास दिखाई देगा, और वही हमारे लिए सार्थक भी होगा। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। एक और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर UNESCO ने लखनऊ को वैश्विक पहचान दी है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ शामिल है और लखनऊ बना है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, नवाबी स्वाद और इसके साथ ही परंपरा को वैश्विक पहचान दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का यहां पर आभार भी जता दिया है। सीएम योगी ने पूरे यूपी वासियों को इसको लेकर बधाई दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश ने वैश्विक पहचान की नई ऊंचाई छू ली है। राजधानी लखनऊ को ही यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। ये सम्मान उस शहर को मिलता है जो अपने खान पान की परंपरा, संस्कृति, विविधता और इसके साथ ही नवाचार से विश्व को प्रेरित करता है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में ही आयोजित यूनेस्को की 43वीं जर्नल कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर की गई है। और ये सम्मान न सिर्फ अवध की रसोई की खुशबू का बल्कि लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब और साझा संस्कृति का प्रतीक है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि लखनऊ का ये सम्मान उसकी सदियों पुरानी अवधि खान पान परंपरा और स्थानीय लोगों की जीवत पाक संस्कृति की मान्यता है। तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल को लेकर यहाँ पर एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय परिसर में ही UNESCO का मकसद दुनिया में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही UNESCO के मुख्य कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान और तकनीक का विकास, संस्कृति की रक्षा और प्रचार करना है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। धोखाधड़ी से नौकरी पाने वालों को राहत नहीं मिलेगी और नियुक्त को शून्य घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह आदेश दे दिया है। आपको बताते चले कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस कर्मचारी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है जिसने धोखाधड़ी के आधार पर 27 वर्षों तक ही अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। और इसके साथ ही न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कहा है कि धोखाधड़ी से हुई नियुक्ति सभी अधिकारों को शून्य कर देती है, क्योंकि धोखाधड़ी से जुड़ा अधिनियम शुरुआत से ही अमान्य हो जाता है। न्यायालय ने नियुक्ति की तारीख से ही यानी 31 मार्च 1998 से उसकी नियुक्ति को शून्य घोषित करने के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति चौहान ने कहा है कि धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी भी नियुक्ति पर आधारित अधिकार अमान्य होते हैं। याचिकाकर्ता जिसने धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है वो इस आधार पर किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर में ही सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को, दूसरी तरफ नवाब खानदान के शहजादे हैदर अली उर्फ हमजा मियां, दोनों के बीच में चल रही जुबानी जंग अब और तीखी दिखाई दे रही है। आजम खान ने
नवाब खानदान पर ही तंज कसते हुए कहा है कि 3 इडियट कह डाला उन्होंने, और इसके साथ ही तो जवाब में हमजा मियां ने भी करारा पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाप नंबर 1 बेटा नंबर 10, और इसके साथ ही उन्होंने बयानबाजी की है। दरअसल आपको बताते चले कि रामपुर की राजनीति में वर्चस्व की इस लड़ाई की शुरुआत पिछले चुनाव से हुई थी, जब हमजा मियां को ही अब्दुल्ला आजम के ही हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुरेश कुमार ने हैदर अली उर्फ हमजा मियां बीजेपी नेता से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है। हैदर अली खां और हमजा मियां जो पूर्व प्रत्याशी अपना दल एसके रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है और आजम खान से लगातार तकरार चल रही है और हमलावर भी हैं। क्या वजह रही है कि जो आजम खान नवाब परिवार की तरफ हमलावर हो रहा है, ये जानेंगे उनसे कि किस तरीके का आपस में ये तकरार रही है। अगर मैं जिस तरीके से आजम खान जब से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए वो नवाब परिवार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आए दिन नए नए विवादों वाला मामला रहा है, क्या वजह है? साहब ये तो आप उनसे पूछिए। ये दीवाना मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही इसकी दीवानियत हमारे लिए बढ़ती जा रही है, तो इनकी सेहत के लिए हानिकारक है। और जैसे मैंने कहा था कि सियाही बिल्ली खंबा खरोच दिया है, वही वाला किस्सा है इनका। तो इनको ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सोच मानसिकता ये होगी कि भाई काश मैं भी नवाब घराने में पैदा हुआ होता। जबकि आज की डेट में डेमोक्रेसी है और नवाबियत नहीं है, राजा महाराजे नहीं है, लेकिन जो पब्लिक के दिलों में राज करता है वही नवाब है। लेकिन जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ उसके बाद मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं रामपुर वालों के लिए, क्योंकि रामपुर वाले बहुत उम्मीदें हैं हमसे। जब वो ये कहते हैं कि जितने मुकदमे मेरे ऊपर लगे हैं, अगर नवाब परिवार के ऊपर होते तो शायद वो देश छोड़ देते। साहब मेरे पे 2014 में हमला हुआ, 307 का मुकदमा मैंने किया, क्रॉस केस मुझ पे लगाया, इन्वेस्टिगेशन मेरे पे हुई, 17 में 2 बार इनके बेटे ने गोली चलाई, 14 में मैं कोर्ट में अपियर हुआ, सरेंडर हुआ। मेरी भी तो माँ थी, मैं कुल 24 साल का लड़का था, मैंने कोई गलत बयान नहीं किया था। मैं तो एक मीटिंग को संबोधित करने जा रहा था जब मेरे पे गोली चलाई गई, मेरी गाड़ियां तोड़ी गई, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो ये बातें कर रहे हैं, अगर इतनी जो ताकत इनको मिली हुई थी सपा सरकार में, अगर वो ताकत मुझे मिल जाए तो दुनिया तो ये बहुत छोटी चीज है, ये जीना छोड़ देंगे। जो मुझे लग रहा है ये अपनी मतलब जिस तरीके से इन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उसमें का आदमी हूं जो कानून लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास रखता हूँ। ललितपुर के सदर तहसील सभागार में समाधान दिवस का ही आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में ही डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शासन की मंशा के अनुरूप ही इस आयोजन का उद्देश्य था कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जा सके। जनपद के सभी तहसीलों में भी इसी तरह के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, और कार्यक्रम के दौरान ही डीएम और एसपी ने फरियादियों की समस्याओं की व्यवस्था से सुनवाई की और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। जिले में यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह संयुक्त रूप से किया है। इस अवसर पर ही स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया है। कार्यक्रम में छात्रों ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन पर प्रभावशाली संदेश देकर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहे। एसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। और 9 में भी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाएगा, जिसमें समाज के सभी अंगों को, सभी स्तंभों को जोड़कर पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाएंगी। इसी कार्यक्रम का आज शुभारंभ मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस परिसर में किया गया, और हम लोग विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम पूरे माह भर करेंगे। इसमें केवल प्रवर्तन ही नहीं, लेकिन एजुकेशन और इंजीनियरिंग, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा, जिससे कि हम प्रभावी रूप से जो दुर्घटनाएं हैं उनको कंट्रोल कर सकें और उन्नाव की जो सड़कें हैं उसको यातायात के लिए हम लोग सेफ कर सकें।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। जिले में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत नुक्कड़ नाटक और भोजपुरी गीतों के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी से बचाव के उपाय जो है वो बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि यदि कोई साइबर ठगी शिकार हो जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, दिन प्रतिदिन साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साइबर फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं नए नए तरीके से हो रहे हैं। जो अपराधी हैं नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं और जनता इससे बहुत कुछ मामलों में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, कैसे उनके साथ किस तरह का फ्रॉड हो सकता है। इसी के दृष्टिकोण से हम लोग एक साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं शासन और मुख्यालय के निर्देश पे। हालांकि हमारा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अब इस जागरूकता अभियान को बड़े सघन तरीके से प्रत्येक थाना क्षेत्र और जनपद में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे यहाँ सहयोगी कलाकार राकेश जी के सौजन्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। और भी जागरूकता के हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। गाजीपुर जनपद में 15 वर्ष से अधिक पुराने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को सुरक्षित निस्तारण के लिए स्थापित पूर्वांचल स्क्रैपिंग सेंटर का भी शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने किया है। आज सैदपुर तहसील में पूर्वांचल ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। उसके लिए यहाँ पंकज श्रीवास्तव जी जिनके द्वारा ये प्लांट लगाया गया, उनको और यहाँ के समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस प्लांट के माध्यम से तो जो व्हीकल्स जो एंड ऑफ लाइफ हो जाते हैं उनको स्क्रैप किया जा सकता है। और जैसा कि अब पॉलिसी आ चुकी है कि पुराने जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको एक समय सीमा के उपरांत उनको स्क्रैप किया जाना होता है। तो उसके क्रम में इस प्रकार की एक शुरुआत करी गई है और ये प्लांट भी काफ़ी आधुनिक है। और इस प्लांट की वजह से यहाँ पर क्षेत्र में छोटा एक रोजगार सृजन भी हुआ है। और जैसे जैसे इसमें यहाँ पर और व्हीकल्स की आवाजाही बढ़ जाएगी। वस्तुतः यहाँ पे जो हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई है उसके अंतर्गत जो है हमारे स्टेट में जो लोगों ने आवेदन किया था उसमें से अभी 17 जो है ऑपरेशनल सेंटर्स हैं। तो उसमें से एक ऑपरेशनल सेंटर हमारे यहाँ गाजीपुर में है। ये बहुत अच्छी बात है कि इधर पूर्वांचल में बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो वाहन पोर्टल पे दिख रहे हैं और वो अपनी आय सीमा पूरी कर चुके हैं और उनका जो है निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, ना ही जो है उन पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको निस्तारित किया जा रहा था। तो भारत सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा सेंटर्स भी हमारे ऑपरेशनल हैं और नंबर ऑफ वहीकल्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर हमारे जनपद का जो है ये न केवल इस जनपद के लिए वरन पूरे पूर्वांचल के लिए जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ जो आय पूरा कर चुकी हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। मथुरा में एक बड़ी वारदात घटी है। वृंदावन कोतवाली अंतर्गत गोरा नगर कॉलोनी में आपसी झगड़े में पिता पुत्र की बीच गोली चल गई, जिसमें दोनों की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी हैं और दिनेश बीड़ी वाले के नाम से इनका प्रतिष्ठान है। रायबरेली में ही शिवगढ़ थाना क्षेत्र में ओवरलोड ट्रकों का अवैध संचालन कराने वाले माफियाओं ने खनन अधिकारी पर हमला किया। हालांकि अधिकारी बाल बाल बच गए, लेकिन उनके वाहन को माफियाओं ने लाठी डंडों से चकनाचूर कर दिया। खबर हरदोई से है, जहां पर रिजर्व पुलिस लाइन में नवंबर महीने के यातायात माह की औपचारिक शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी हरदोई मुख्य अतिथि के रूप में ही उपस्थित रहे हैं। को सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हमने और एडिशनल एसपी साहब पुलिस गेस्ट हाउस से किया है। यहाँ पे सभी को हमने यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित किया और उनके द्वारा सुरक्षा माह जो है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रदेश में सर्वाधिक रोड फैटालिटीज जनपद में होती है।
उसके कुछ कारण भी हमने डिस्कस किए और आशा है कि इस बार की जो सड़क सुरक्षा माह हो उसमें इस पर ज़रूर फोकस किया जाएगा कि हम कैसे लोगों को अवेयर बना सकते। बिहार चुनाव से पहले रेलवे महकमा अलर्ट मोड में है। आपको बताते चले आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने डीडीयू जंक्शन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेसवे से वाराणसी जा रहे एक युवक के बैग से 24,40,000 रुपए के नगद बरामद की गई है और युवक नकदी से जुड़े कोई अवैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। मामला ऐसा है कि बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसके क्रम में उच्चाधिकारी गणों के निर्देश पर सघन चेकिंग चलाई जा रही है। उस चेकिंग के क्रम में एक युवक जो अमृतसर हावड़ा से बनारस से बिहार की तरफ जा रहा था, उसके पास से 24,40,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। उसने कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित कर दी गई है। जांच एजेंसियां आकर अपना स्क्रूटनी तहकीकात कर रही हैं। ऐसी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ये पैसा बिहार चुनाव में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसकी जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बाराबंकी में नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही यातायात जागरूकता अभियान का आगाज हो गया है। सड़क सुरक्षा से लेकर पुलिस ने लोगों को जागरूक करना इस पहल को लेकर शुरू कर दिया है। और रिजर्व पुलिस लाइन्स से ही आपको बताएं कि एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने भी हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया और इसके जरिए संदेश भी दिया है। जनपद बाराबंकी में यातायात माह का शुभारंभ किया गया है और ये जो कार्यक्रम है पूरा महीने भर चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम जो कि अवेयरनेस से एनफोर्समेंट से रिलेटेड किए जाएंगे। इसमें जो हमारे जो ट्रैफिक कर्मी हैं और जो हमारे सिविल पुलिस के भी जो स्टाफ हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाके पब्लिक एरिया में जाके लोगों को जागरूक भी करेंगे ट्रैफिक नियमों के बारे में भी और क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए रोड सेफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, उन सब के बारे में भी अवेयर करेंगे। साथ ही साथ हम अलग अलग एक्टिविटीज़ भी प्लान किए हैं, जिसमें चाहे वो हेलमेट जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी रहेगा। इसके अलावा जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहायता करते हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह के अन्य कई कार्यक्रम जो है इस महीने भर चलेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं और जो ट्रैफिक नियम हैं उसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता आए और जो जनहानि होती है उसमें हम लोग कमी ला सकें। अमेठी पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है उन्हें और एसओजी और सर्विलांस टीम ने मिलकर 75 यहां पर गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने ये मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं। कई महीनों से लापता मोबाइल फोन अब बरामद हो चुके हैं। सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं। कहां से गायब हुए थे, कितनी धनराशि? पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में स्वाट सर्विलांस टीम ने कुल 75 मोबाइल जो विभिन्न लोगों के हैं, अलग अलग समय पर इन लोगों के द्वारा इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, इसको बरामद किया गया है। करीब इसकी कीमत 11 लाख रुपए है। अलग अलग जनपदों से और अलग अलग राज्यों से, जैसे लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से मोबाइल बरामद किए गए हैं। आज इन सभी जो इसके जो मालिक हैं आज उनको ये सुपुर्द किया जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।